और अकाउंटेंसी के कुछ रूल्स जिन्हें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए P&L अकाउंट बनाया जाता है, जिसे हम लाभ हानि खाता बोलते हैं, और संपत्ति और दायित्वों के बारे में जानकारी के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसे हम चिट्ठा बोलते हैं। तो इसका बनाने का प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले व्यापार में जनरल एंट्री पंजी प्रविष्टि बनाया जाता है, उसके बाद खाता बनता है जिसे हम लेजर कहते हैं, उसके बाद तलपट जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, उसके बाद P&L अकाउंट बनाया जाएगा और उसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाएगा। तो जनरल एंट्री बनाने के कुछ नियम है, लेजर बनाने के कुछ नियम है, ट्रायल बैलेंस बनाने के कुछ नियम है और P&L अकाउंट बनाने के कुछ नियम है। इन सब नियमों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे। उसका मैं एक सीरीज लाऊंगा, उस सीरीज में आपको सारे नियमों को बताऊंगा और किस प्रकार उसे पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, कैसे बनाना है, ये सारी जानकारी मैं अपने उस सीरीज में लाऊंगा। तो लेकिन आज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम अकाउंट्स के कुछ वर्ड को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि किन्हीं को अकाउंट्स के वर्ड ही नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो हम उसके बारे में पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो बिजनेस में उसको जरूरत होती है कैश की, जिसे हम रोकड़ कहते हैं। सबसे पहले जरूरत किसकी होती है? कैश, जिसे हम कहते हैं रोकड़। तो कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले रोकड़ लाता है। रोकड़ लाने के बाद वो उस पैसे को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद एक बिजनेस का निर्माण होता है। और उस बिजनेस को हम अगर अपने शब्दों में कहें तो उसको हम बोल सकते हैं कृत्रिम व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस व्यक्ति ने पैसा तो बिजनेस में लगा दिया, उसने रोकड़ लाया और कहां लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया, व्यापार में लगा दिया। तो इस प्रकार व्यापार का निर्माण हो गया। अब जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब व्यापार के नाम से होगा, उस व्यक्ति के नाम से नहीं होगा। तो इस प्रकार उस व्यक्ति ने जो कैश लाया है या जो रोकड़ लाया है वो व्यापार के लिए क्या बन जाएगा? दायित्व। और वो रोकड़ अब रोकड़ ना होकर क्या कहलाएगा? पूंजी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। अब ये कैपिटल एसेट्स है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति है, जो ऑनर है उस व्यापार का, उसने क्या लाया था? रोकड़। और रोकड़ को जब इन्वेस्ट कर दिया तो वो क्या बन गया? पूंजी। तो पूंजी व्यापार के लिए दायित्व होता है, क्योंकि उस पैसे को किसी व्यक्ति ने लाया था जिसको उसने व्यापार में इन्वेस्ट किया था। अब उसके बाद देखते हैं, अब व्यापार चालू तो हो गया क्योंकि उसमें लग गया रोकड़ और वो बन गया पूंजी। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है, मैं अकाउंट्स के वर्ड आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आएगा इसमें क्रय, जिसे हम कहते हैं परचेज। जब भी व्यापार स्टार्ट होगा तो व्यापारी के द्वारा या तो माल खरीदा जाएगा या तो एसेट्स खरीदे जाएंगे, क्योंकि बिजनेस को स्थापित करना है। तो सबसे पहले जब वो किसी माल को खरीदेगा तो वो उसको क्रय करेगा। तो क्रय, जब भी माल को खरीदा जाता है तो उसको क्रय कहा जाता है। अब क्रय 2 प्रकार से हो सकता है, एक नगद क्रय हो सकता है और उधार क्रय हो सकता है। अब माल खरीदने के बाद दूसरा वर्ड है जो व्यापार में आता है, विक्रय। जब माल को व्यापारी के द्वारा खरीद कर लाया जाता है उसके बाद वो माल को किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करता है या विक्रय करता है, वो कहलाता है विक्रय। अब कभी कभी क्या होता है, जब व्यापारी के द्वारा कोई माल खरीद कर लाया जाता है तो वो माल में कुछ कमियां निकल जाती है, टूट फूट निकल जाता है, या आदेश के अनुसार नहीं होता, या ज्यादा क्वांटिटी में माल आ जाता है। हमने ऑर्डर किया था मान लो 100 यूनिट का, हमारे पास माल आ गया 120 यूनिट का, तो ज्यादा क्वांटिटी में आ गया। ऐसे बहुत सी कमियां निकल जाती माल में। तो व्यापारी क्या चाहता है कि ये माल मैं अपने पास नहीं रखूंगा, तो इसको ये कर देता है वापस, जिससे वो खरीद कर लाया रहता है। उसी को हम कहते हैं क्रय वापसी। क्रय वापसी। विक्रय को सेल्स कहा जाता है, क्रय वापसी को परचेस रिटर्न कहा जाएगा। उसी प्रकार जब व्यापारी किसी माल को बेचा रहता है तो ग्राहकों को, कस्टमर्स को वो माल में कुछ कमियां दिखती है या आदेश के अनुसार ना होने के कारण वो भी व्यापारी को वापस कर देते हैं, तो वो कहलाता है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी, जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। इस प्रकार व्यापार जब चालू होता है तो सबसे पहले क्रय और विक्रय, क्रय वापसी और विक्रय वापसी होता है।
उसके बाद व्यापार में आते हैं खर्च, व्यापार में आते हैं खर्च जिसे हम कहते हैं व्यय। व्यय के बारे में समझते हैं। व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले इन्हें समझ लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जब बिजनेस में किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है या किसी माल को जब हम क्रय करके लाते हैं फिर उसको बेचते हैं, दो प्रकार का बिजनेस होता है। एक तो हम किसी वस्तु को बनाएंगे और बेचेंगे, दूसरा किसी वस्तु को हम कहीं और से खरीद कर लाकर बेचेंगे। इस प्रकार से हम बिजनेस दो प्रकार से कर सकते हैं, एक बनाकर बेचना और एक लाकर बेचना। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो पहले समझते हैं। यदि हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या उत्पादन करते हैं किसी भी वस्तु का, तो जब वस्तु को उत्पादित किया जाता है तो उस वस्तु के निर्माण तक होने वाले जितने भी व्यय होते हैं, सपोज करो अगर हम रेडीमेड कपड़ा बनाते हैं, रेडीमेड कपड़ा जिसमें हो गया जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, लोअर हो गया, ये सारे रेडीमेड कपड़े हैं। अगर हम इसको बनाते हैं तो इसके लिए हमको कच्ची सामग्री चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए, जैसे कपास हो गया, धागे हो गए, इन्हीं से तो कपड़े बनते हैं ना। तो ये रेडीमेड सामग्री हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कच्ची सामग्री। अब कच्ची सामग्री हमारे फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं, कच्ची सामग्री हमको कहीं ना कहीं से खरीद कर लाना पड़ेगा, और जब वो कच्ची सामग्री जब हम कहीं से खरीद कर लाएंगे तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, भाड़ा। क्योंकि कच्ची सामग्री जो है गाड़ियों में आएगा, वाहन में आएगा। अब वाहन में जब कच्ची सामग्री आएगा तो वाहन में उसको चढ़ाना पड़ेगा, कच्ची सामग्री को फैक्ट्री में उसको उतारना पड़ेगा। इस प्रकार बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं वस्तु के निर्माण के होने तक। तो जब वस्तु के निर्माण के होने तक, वस्तु के निर्माण होने तक जितना भी व्यय होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वस्तु के प्रोडक्शन होते तक जितना भी व्यय होगा, जितना भी एक्सपेंसेस होगा, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, मतलब बिना प्रत्यक्ष व्यय किए, किसी वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। तो जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं उस पर होने वाला जितना भी व्यय होता है वो सभी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी प्रकार जब यदि हम माल खरीद कर लाएंगे बाहर से या दूसरे व्यापारी से, और खरीद के लाने तक से जितना भी व्यय होगा उसको बेचने से पहले तक, कोई माल हम खरीद कर लाए और उसको बेचना है तो माल के खरीद के लाते तक, अपने स्टॉक में रखते तक जितना भी व्यय होगा वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस है जो विक्रय के समय होने वाला व्यय होता है, जो क्रय करने के बाद जब हम माल को बेचते हैं या बनाने के बाद जब माल को बेचा जाता है तो बेचने से संबंधित जितना भी व्यय होता है वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रत्यक्ष व्यय वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी व्यय है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वस्तु को जब बेचने का काम किया जाता है तो बेचने संबंधी जितने भी व्यय होते हैं वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस प्रकार दोनों में यही अंतर है, वस्तु के निर्माण तक होने वाले जितने भी व्यय होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, और निर्माण होने के बाद बेचने तक जितने भी व्यय होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब उन व्ययों को हम और डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऐसा व्यय है जिसे हमेशा हम व्यय मानते हैं, तो उनके बारे में भी बताता हूं मैं आपको। अब एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है जो हमारे जनरल एंट्री में काम आएगा। कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है कि ये व्यय है कि आय है। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्रय करने के बाद सबसे पहले आता है मजदूरी, जिसे हम वेजेस कहते हैं। मजदूरी हो गया, वेतन हो गया, विज्ञापन हो गया, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन हो गया, दलाली हो गया, किराया हो गया, ब्याज हो गया, चुंगी हो गया, कर हो गया।
इस प्रकार ऐसे बहुत सारे व्यय होते हैं। कई स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होता है, मजदूरी, वेतन, विज्ञापन, ये सब क्या चीज है? मजदूरी। हमेशा याद रखना, जब व्यापारी व्यापार करता है तो वो किसी व्यक्ति से जब कोई काम करवाता है, उसके एवज में जो उसको पारिश्रमिक दिया जाता है वो मजदूरी कहलाता है। मजदूर वर्ग अगर काम करता है तो उसको दिया जाने वाला पारिश्रमिक क्या रहता है? मजदूरी रहता है। उसी प्रकार वेतन, जब व्यापारी अपने फर्म में, अपने बिजनेस में किसी व्यक्ति को काम पर रखता है, उसे हम कर्मचारी कहते हैं, जिसे मंथली सैलरी दिया जाता है, मंथली पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेतन। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें वेतन लगता है कि वो उनके लिए आय है, व्यापारी के लिए आय है। व्यापारी के लिए कभी आय नहीं होगा वेतन, क्योंकि व्यापारी कभी काम करते ही नहीं है, वो दूसरों से काम करवाता है, चाहे मजदूर के रूप में काम करवाए, चाहे कर्मचारी के रूप में काम करवाए। तो मजदूरी और वेतन हमेशा व्यापारी के लिए क्या रहेंगे? व्यय रहेंगे। उसी प्रकार विज्ञापन, अपनी फर्म का, अपने व्यापार का जो एडवर्टाइजमेंट करता है, वो पत्रिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी तरीके से, फ्लैक्स, प्रिंटिंग, इन सब के माध्यम से जो विज्ञापन करता है, तो वो भी उसके लिए क्या होते हैं? व्यय होते हैं। उसी प्रकार कमीशन, हाँ, कमीशन में अंतर यह है कि कमीशन व्यय भी हो सकता है और आय भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यापार में किसी व्यापारी के द्वारा अगर कमीशन दिया जाता है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। उसी प्रकार दलाली होता है, किराया होता है। अगर व्यापारी के द्वारा किराया का भुगतान किया जा रहा है तो वो उसके लिए क्या होगा? व्यय होगा। ब्याज, ब्याज भी दो प्रकार का हो सकता है, ब्याज प्राप्त भी हो सकता है और ब्याज भुगतान भी हो सकता है। चुंगी और कर, जो सरकार को हम टैक्स देते हैं, वही चुंगी और कर कहलाते हैं। तो ये जितने भी लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे व्यय हैं जो मुख्य मुख्य व्यय मैं आपको बता दिया हूँ कि ये जितने भी व्यय हैं व्यापारी के द्वारा किया जाता है, ये उसकी आय नहीं हो सकते, ये उसके व्यय हो सकते हैं। लेकिन इसमें 3-4 व्यय ऐसे हैं जो कभी कभी आय भी हो जाते हैं, जिसमें से एक है कमीशन, एक है किराया, एक है ब्याज, एक और होता है बट्टा। बट्टा व्यय और आय दोनों हो सकते हैं। अगर बट्टा व्यापारी के द्वारा दिया जा रहा है तो उसके लिए व्यय हो जाएगा, यदि उसके द्वारा लिया जा रहा है तो वो आय हो जाएगा। तो इसको पहचानना कैसे है कि कब कमीशन आय बन जाएगा, कब किराया आय बन जाएगा, कब ये व्यय बन जाएगा? तो बड़ा सिंपल से नियम है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर कमीशन प्राप्त करके दिया है, ब्याज प्राप्त करके दिया है, किराया प्राप्त करके दिया है, बट्टा प्राप्त करके दिया है, तो इसका मतलब ये चारों आय हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज आय नहीं बनेगा। ये सिर्फ 4 मात्र ऐसे हैं जो व्यय भी हो सकते हैं और आय भी हो सकते हैं, बशर्ते कमीशन के साथ प्राप्त शब्द होना चाहिए, ब्याज के साथ प्राप्त शब्द होना चाहिए, किराया के साथ प्राप्त शब्द होना चाहिए, बट्टा के साथ प्राप्त शब्द होना चाहिए। अगर प्राप्त शब्द नहीं है तो इसके बगल में, कमीशन के बगल में या तो क्रेडिट लिखा होगा, या तो समाकलन लिखा होगा, समाकलन, या तो जमा लिखा होगा। क्रेडिट, समाकलन, जमा सभी एक ही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, कहीं क्रेडिट पढ़ते, कहीं समाकलन पढ़ते, कहीं जमा पढ़ते। अगर इन व्ययों के बगल में जमा, समाकलन, क्रेडिट कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब वो आय है। और बाई चांस अगर ये सिर्फ सिंगल है, कमीशन, ब्याज, किराया और बट्टा बस है, तो आप समझ जाना ये चारों व्यय कैटेगरी के हैं। ये चारों क्या है? एक्सपेंसेस है। तो अगर इसके आय होने के लिए जरूरी है इसके साथ एक एक्स्ट्रा शब्द रहे, जो प्राप्त भी हो सकता है, जो जमा भी हो सकता है, जो क्रेडिट भी हो सकता है, जो समाकलन भी हो सकता है। तो ये सारे चीज व्यापार से संबंधित व्यय है जो व्यापारी को करने पड़ते हैं। मुख्य तौर पर मजदूरी और वेतन में स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि वेतन को ये समझते हैं कि व्यापारी को वेतन प्राप्त हो रहा है, व्यापारी को कभी भी वेतन प्राप्त नहीं होता। व्यापारी हमेशा वेतन को देता है, कर्मचारियों को भुगतान करता है। उसी प्रकार मजदूरी, व्यापारी हमेशा मजदूरी भुगतान करता है, उसको मजदूरी मिलता नहीं है, वो हमेशा क्या करता है? मजदूरी देता है। लेकिन बाकी चीज, कमीशन हो गया, किराया हो गया, ब्याज हो गया, बट्टा हो गया, ये कभी कभी प्राप्त भी हो जाते हैं। अगर उसके पास कोई बिजनेस, ऐसा बिजनेस कर रहा है तो उसको दूसरे व्यापारी कमीशन दे रहे हैं तो उसके लिए कमीशन आय हो जाएगा। उसके पास एक्स्ट्रा कोई शॉप है जहां से उसको किराया मिल रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। उसी प्रकार अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट किया है
तो उससे उसको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। और जब वो माल खरीदता है तो उसको बट्टा मिलता है, तो ये भी उसके लिए क्या हो जाता है, आय हो जाता है। इस प्रकार ये मुख्य रूप से कुछ विशेष व्यय हैं जिन्हें मैं लिख चुका हूं। इसके बाद व्यय भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कोयला हो गया, शक्ति हो गया, प्रकाश हो गया, ये सारे व्यय हैं। कोयला शक्ति जब हम लोग उत्पादन करते किसी वस्तु का, तो वहां ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में जो मटेरियल लगता है, जिसे हम कोयला बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ये सारे क्या है, व्यय हैं। तो इसी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी शामिल है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी शामिल है, जिसे मैं बाद में डिटेल करूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। जब हम लोग पीएल अकाउंट पढ़ेंगे तब मैं वहां बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अभी तो आपको ये जानना है कि व्यय क्या है और आय क्या है, तो मैं दोनों को एक साथ बता दिया, व्यय को भी बता दिया और आय को भी बता दिया। आय में ये सब चार आ सकते हैं, कमीशन, ब्याज, किराया और बट्टा। ठीक है, अब ब्याज कैसे प्राप्त होता है, जब व्यापारी कहीं विनियोग किया है तो विनियोग से उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार आपका आय भी हो गया और व्यय भी हो गया। अब चलते हैं थोड़ा से संपत्ति और दायित्व की ओर। संपत्ति या एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक चालू संपत्ति होता है, चालू संपत्ति जिसे हम कहते हैं करेंट एसेट्स, और एक होता है स्थायी संपत्ति जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स भी कहते हैं। चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, करेंट एसेट या फिक्स्ड या नॉन करेंट एसेट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, ये मीनिंग क्या होते हैं। चालू संपत्ति या करंट एसेट्स उसे कहते हैं, सबसे पहले तो मैं भ्रम दूर कर देता हूं जो आजकल के स्टूडेंट्स में ज्यादा भ्रम है। चालू संपत्ति का मतलब वो ये समझते हैं ऐसी संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उसे चालू संपत्ति कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टोटल गलत है। ऐसा आप नहीं सोचना कि जो संपत्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं या जो गतिमान कर सकते हैं, चलाया जा सकता है, ऐसी संपत्ति को चल संपत्ति बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चालू संपत्ति एक्चुअल में क्या है, तो चालू संपत्ति वह संपत्ति है जो व्यापार को संचालित करती है, व्यापार को संचालित करने में सहयोग प्रदान करती है। चालू संपत्ति कौन सी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति है जो व्यापार को संचालित करने में सहयोग प्रदान करती है। स्थायी संपत्ति क्या है, स्थायी संपत्ति कई स्टूडेंट इसका भी हम समझ लेते हैं, भ्रांति फैला हुआ है। स्थायी संपत्ति को कुछ लोग समझते एकदम फिक्स्ड है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, उसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। स्थायी संपत्ति कौन सी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति व्यापार के लाभ में वृद्धि करती है, यह स्थायी संपत्ति कहलाती है। चालू संपत्ति व्यापार को संचालित करने में सहयोग प्रदान करती, मतलब व्यापार को ऑपरेट करने में जो हेल्प करती है वो कहलाती है चालू संपत्ति। और स्थायी संपत्ति जो व्यापार के लाभ में वृद्धि करती है, जो उसके प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, वो कहलाते हैं नॉन करेंट एसेट। अब इसको समझते हैं, जो मैं परिभाषा लिखा हूं कि चालू संपत्ति होता क्या है। तो चालू संपत्ति में सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग देनदार। अब देनदार कौन से व्यक्ति होते हैं जो देनदार बनते हैं, देनदार किसी व्यक्ति को बनाया जाता है। देनदार को समझते हैं, देनदार क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसे व्यापारी माल बेचता है। और कौन सा माल बेचता है, जिसे हम उधार माल बेचते हैं। उधार माल जिसे बेचा जाता है वह देनदार कहलाता है। तो आज के इस बिजनेस में अगर आप उधार माल नहीं बेचोगे, उधार का सिस्टम ही बंद कर दोगे, तो आपका बिजनेस जो है ग्रोथ नहीं कर सकता। उसके लिए आज की डेट में क्या जरूरी हो गया है, लोगों को उधार माल बेचना। तो जब हम उधार माल बेचते हैं तो जिस व्यक्ति को बेचा जा रहा है वो बाद में पैसा हमें देगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, देनदार। और यही बनता है हमारा चालू संपत्ति। अगर देनदार नहीं होते तो हमारे व्यापार को संचालित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर हम उधार माल बेचेंगे तो हमारा व्यापार ज्यादा से ज्यादा चलेगा। और जहां हम लिख दिए अपने व्यापार में कि उधार बंद, सिर्फ नगद चालू है, तो
तो वहां ग्राहकों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे व्यापार के लिए सही नहीं है। तो देनदार जो होते हैं चालू संपत्ति होता है। जब हम उधार माल बेचते हैं, उधार माल बेचने से हमारा व्यवसाय ग्रोथ करता है, इसलिए ये चालू संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है प्राप्य पत्र। प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र भी देनदार का ही रूप है। जब हम किसी को माल बेचते हैं तो वह एक विपत्र लिख कर देता है कि मैं इस अमुक तारीख तक अपने जो भी पैसा है, जितना भी रुपए का मैं माल खरीदा हूं, उतना रुपए का भुगतान मैं इस तारीख को इस व्यक्ति को करूंगा। अगर ये प्राप्ति पत्र नहीं रहेगा तो जो माल खरीदने वाला है उसको हमेशा कैश में खरीदना पड़ेगा, और सभी व्यक्ति के पास हमेशा कैश रहता नहीं है। इसलिए व्यापार को संचालित करने के लिए प्राप्ति पत्र का होना भी जरूरी है। देनदार हो गए, प्राप्ति पत्र हो गए। तीसरा आता है स्टॉक, जिसे हम स्कंद कहते हैं। यह भी चालू संपत्ति का ही रूप है, स्कंद या स्टॉक। जिस माल को हम अपने व्यापार में रखे हैं विक्रय करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। अगर तुम्हारे पास स्टॉक ही नहीं रहेगा तो व्यापार कैसे संचालित होगा? तुम क्या चीज बेचोगे व्यापार में? तो व्यापार के लिए जरूरी चीज है स्टॉक या स्कंद। जब हमारे पास स्टॉक रहेगा तभी हम माल को बेच सकते हैं। स्टॉक ही नहीं रहेगा तो माल कैसे बेचेंगे? तो ये किसके उदाहरण हो गए? तुम्हारे चालू संपत्ति के। इसके बाद आता है रोकड़। रोकड़ को अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो सोच लो, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो और आप एक दुकान खोलकर बैठ गए हो, आपके पास 1 रुपए भी रोक पैसा नहीं है और दुकान खोल के बैठ गए। कोई ग्राहक आपके पास आया, 100 रुपए का नोट दिया, 50 रुपए का सामान खरीदा। अब उसको 50 रुपए आपको वापिस करने हैं, तभी तो वो सामान का क्रय विक्रय होगा ना वहां पर। आप आपके पास 85 रुपए नहीं है चेंज के रूप में, तो क्या आपका माल बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो वहां पर रोकड़ का होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि व्यापार संचालित कैसे होगा? किसी व्यक्ति के द्वारा माल क्रय किया जाएगा और आपके द्वारा माल को बेचा जाएगा। तो जो व्यक्ति उस माल को खरीद रहा है उसके लिए वो पेमेंट करेगा। अब जरूरी तो नहीं है कि वो 50 रुपए का माल खरीदा तो उसके पास 50 रुपए हो सकता है उसके पास 100 रुपए हो सकता है उसके पास 200 रुपए हो। तो वो जो भी पैसा देगा उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? चेंज। और आपके पास चेंज ही नहीं है। चेंज किस रूप में रहेगा? रोकड़ के रूप में। तो क्या आप व्यापार को संचालित कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। व्यापार में छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो हमको तुरंत करने पड़ते हैं, जैसे जलपान खर्च हो गया, मजदूरी हो गया, न्यूज़पेपर का पेमेंट हो गया। इस प्रकार जितने भी खर्चे होते हैं किसके माध्यम से करना पड़ता है? रोकड़ के माध्यम से। अगर रोकड़ ही नहीं रहेगा तो व्यापार को संचालित कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोकड़ को हम किस श्रेणी में रखे हैं? चालू संपत्ति के श्रेणी में। तो देनदार, प्राप्य विपत्र, स्टॉक, स्कंद या रोकड़, और एक होता है अल्पकालीन विनियोग। अल्पकालीन विनियोग, ये भी आपका चालू संपत्ति होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं पर विनियोग किए हैं और कुछ समय के लिए किए हैं, उससे हमको प्रॉफिट ही होगा। इसलिए अल्पकालीन विनियोग को किसके अंतर्गत रखा गया है? चालू संपत्ति के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा कुछ समायोजन के मद होते हैं जिन्हें हम चालू संपत्ति मानते हैं या करेंट एसेट्स मानते हैं। उसमें से एक है पूर्वदत्त व्यय, पेमेंट इन एडवांस। जब हम किसी व्यय के लिए पहले से पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारे लिए चालू संपत्ति बन जाता है। तो समायोजन को मद को मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ मौखिक तौर पर बता देता हूं कि पूर्वदत्त व्यय भी हमारे लिए क्या होते हैं? चालू संपत्ति होते हैं। एक होता है उपार्जित आय, वो भी हमारे लिए क्या रहते हैं? चालू संपत्ति। ऐसा इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, वो हमको बाद में प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहते हैं? चालू संपत्ति। समझ में आया आप सबको चालू संपत्ति क्या होते हैं? और स्थायी संपत्ति तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। स्थायी संपत्ति में क्या आ जाते हैं? भूमि आ जाता है, भवन आ जाता है। भूमि और भवन, जहां पर हम अपना व्यापार कर रहे हैं, अगर वो उस जगह पर अगर हमारी खुद का जमीन है, खुद की भूमि है, उस पर भवन है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। मशीन, यंत्र, प्लांट। हाँ, मशीन और प्लांट में एक डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट मशीन और प्लांट को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मशीन अलग है, प्लांट अलग है। जब हम कोई मशीन खरीद कर लाते हैं अपने फैक्ट्री में, तो जब तक अगर उसका यूज नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ हमारे फैक्ट्री में आकर कहीं पर रखा हुआ है, अभी यूजलेस है, उसका यूज नहीं किया जा रहा है, तब तक उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं? मशीन। लेकिन जब उसी मशीन को जब हम किसी क्षेत्र विशेष में स्थापित कर देते हैं, उससे वर्क लेना चालू कर देते हैं, तो वह मशीन बन जाता है प्लांट, जो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है, नॉन करेंट एसेट्स कहलाता है। तो भूमि, भवन, मशीन, यंत्र, प्लांट, ख्याति,
पेटेंट, कॉपीराइट, विनियोग, ये सब हमारे लिए क्या है? स्थायी संपत्ति। और भी है लेकिन ये मुख्य तौर पर, और फर्नीचर भी है, फर्नीचर भी है, मोटर कार भी है। अब मोटर कार को कई स्टूडेंट चल संपत्ति मान लेते हैं। उनका कहना होता है कि मोटर कार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जा सकता है। तो मैंने शुरू में कहा था कि चल संपत्ति का जो परिभाषा है वो नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जा सकता है। चल संपत्ति का अलग परिभाषा है। जो व्यापार को संचालित करने में सहयोग प्रदान करता है वह चल संपत्ति होता है। तो मोटर कार जो है व्यवसाय के लाभ को बढ़ाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये जो संपत्ति मैं लिखा हूं, जो व्यवहार के लाभ को कैसे बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए जिस भवन पर आपका व्यवसाय चल रहा है, यदि वो भवन आपका है, मतलब वो आपकी संपत्ति है, तो उसका कोई रेंट देना पड़ेगा क्या? कोई रेंट देना नहीं पड़ेगा। तो रेंट नहीं देना पड़ेगा मतलब रेंट का आपका जो पैसा है वो बच रहा है, वो व्यापार के लाभ को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। दूसरा, मशीन, अगर आपके पास मशीन नहीं रहेगा तो उस मशीन का काम आप किससे करवाओगे? मजदूरों से करवाओगे। तो मजदूर किसी काम को करते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन टाइम है वो ज्यादा रहता है। अगर मजदूरों के द्वारा किसी चीज को करवाया जाएगा तो 100 मजदूर किसी चीज को अगर उत्पादन करने में 1 दिन लगाते हैं तो मशीन शायद 1 घंटे में उस चीज को उत्पादन कर देगा। इससे समय भी बचेगा और तुम्हारा कॉस्ट भी कम आता है। तो इस प्रकार मशीन लाभ को ही बढ़ाएगा। उसी प्रकार एक खाते हो गया, पेटेंट हो गया, फर्नीचर हो गए, इन सब के होने से आपका लाभ बढ़ता है। कभी भी किसी भी तरीके से लाभ कम नहीं होता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नॉन करेंट एसेट्स होने से व्यवसाय का लाभ बढ़ता है। तो धीरे धीरे मैं आपको सारा चीज बताते जाऊंगा कि लाभ कैसे बढ़ रहा है, लाभ कैसे कम हो रहा है। आज के लिए बस इतना काफी है, क्योंकि ये जो अकाउंट्स के वर्ड हैं इनको जानना बेहद जरूरी है। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और समझते रहिए। और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा।